कर लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। भारतीय इतिहास के अंतर्गत 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा और यूनानी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों, प्रश्नों को सॉल्व करते समय हम उनकी व्याख्या भी करते चलेंगे ताकि आप उन्हें आसानी से समझ सकें और परीक्षाओं की दृष्टि से कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों को भी जान सकें। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? ऑप्शन है अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, खुद्दक निकाय या फिर दीघ निकाय। तो सही उत्तर है अंगुत्तर निकाय। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और एक जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख हुआ है। तो याद रखिएगा, बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में 16 महाजनपदों का उल्लेख है। अगला प्रश्न है दोस्तों, मगध का कौन सा शासक बुद्ध का समकालीन था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अजातशत्रु, बिंबिसार या फिर महापद्म नंद। तो आप जान लीजिए दोस्तों, बिंबिसार मगध में हर्यक वंश का प्रथम शासक था। इसने भगवान बुद्ध के निवास के लिए वेलुवन नामक विहार का निर्माण भी करवाया था। भगवान बुद्ध की मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुई थी और उस समय मगध का शासक अजातशत्रु था, जिसका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था। इसलिए भगवान बुद्ध बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के समकालीन थे। तो यहाँ पर देखिए, बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों ही हो जाएगा। ऑप्शन बी और सी इस प्रश्न के उत्तर हो जाएंगे। तो याद रखिएगा, भगवान बुद्ध बिंबिसार और अजातशत्रु दोनों के ही समकालीन थे। अगला प्रश्न है कि सिक्कों के अध्ययन को क्या कहते हैं? ऑप्शन है आर्कियोलॉजी, हिस्टीरियोग्राफी, न्यूमिस्मेटिक्स या फिर एपिग्राफी। तो सही उत्तर न्यूमिस्मेटिक्स। दोस्तों, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बिंबिसार के समय मगध की राजधानी कौन सी थी? ऑप्शन देखिए, राजगृह, नालंदा, तक्षशिला या पाटलिपुत्र। तो सही उत्तर राजगृह हो जाएगा। दोस्तों, हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी और राजगृह को गिरिव्रज के नाम से भी जाना जाता था। अगला प्रश्न है कि शिशुनाग ने अपनी राजधानी कहाँ बनाई थी? तो उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर है वैशाली। दोस्तों, आप जान लीजिए कि शिशुनाग ने अवंती और वत्स को जीतकर मगध साम्राज्य में मिलाया। इसके बाद इसने वैशाली को अपनी राजधानी बनाई, लेकिन कालाशोक ने पुनः पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न बहुत ही आसान सा है। इसमें पूछा गया है कि पटना शहर का पुराना नाम क्या है? तो याद रखिएगा दोस्तों, पटना शहर का पुराना नाम पाटलिपुत्र था और ये मगध साम्राज्य की राजधानी थी। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अंग चंपा। देखिए, अंग की राजधानी चंपा सही है। कौशल अहिच्छत्र ये आपका सही नहीं है। वत्स कौशाम्बी सही है और मत्स्य विराटनगर सही है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? कौन सा सुमेलित नहीं है? ऑप्शन बी आपका सही सुमेलित नहीं है। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती थी। उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी। दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी और जो अन्य विकल्प हैं आपके सही सुमेलित हैं। तो याद रखिएगा, कौशल महाजनपद की राजधानी अहिच्छत्र नहीं बल्कि श्रावस्ती थी और अहिच्छत्र जो है ये उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। अगला प्रश्न है कि उज्जैन का प्राचीन काल में क्या नाम था? तो सही उत्तर है दोस्तों, उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा गया है। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, मध्य प्रदेश के मालवा संभाग में स्थित उज्जैन को प्राचीन काल में अवंतिका कहा जाता था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में प्रारंभ में भारत का सबसे शक्तिशाली नगर राज्य था? ऑप्शन है गांधार, कंबोज, काशी या फिर मगध। तो सही उत्तर है मगध। ऑप्शन डी। याद रखिएगा दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी के प्रारंभ में मगध भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली राज्य था। अगले प्रश्न पर आते हैं। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ पर? तो सही उत्तर है
अहिच्छत्र उत्तरी पांचाल की राजधानी थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी अहिच्छत्र थी और दक्षिणी पांचाल की राजधानी काम्पिल्य थी। महाभारत काल में हस्तिनापुर कुरु की राजधानी थी, जबकि मथुरा सूरसेन की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, 16 महाजनपदों के युग में मथुरा किसकी राजधानी थी? ऑप्शन है वज्र, वत्स, काशी या शूरसेन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, शूरसेन की राजधानी मथुरा था। अगला प्रश्न है, चंपा किस महाजनपद की राजधानी थी? आपको बताना है। तो आप जानते हैं बिहार के वर्तमान भागलपुर और मुंगेर के जिले जो है अंग महाजनपद के अंतर्गत थे। तो अंग महाजनपद की राजधानी चंपा थी। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में शुक्तिमती राजधानी थी किसकी? पांचाल की, कुरु की, चेद की या अवंत की? तो सही उत्तर है। दोस्तों, आप जान लीजिए कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में आधुनिक बुंदेलखंड के पूर्वी और उसके समीपवर्ती भागों में चेद महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी सोथिवती या शुक्तिमती था। तो ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। शुक्तिमती चेद महाजनपद की राजधानी थी। अगला प्रश्न है, गोदावरी नदी के तट पर स्थित महाजनपद कौन था? ऑप्शन देखिए, अवंत, वत्स, अस्सक या फिर कंबोज। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों, आप जान लीजिए, ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। गोदावरी नदी के तट पर जो है कौन सा महाजनपद स्थित था, आपको बताना है। तो ये था अस्सक महाजनपद। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, अस्सक या अस्मक नर्मदा और गोदावरी नदियों के मध्य स्थित था, जिसकी राजधानी पैठन या पोतन अथवा पोटल जो है इसको कहा जाता था। अगला प्रश्न है दोस्तों, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था कहाँ पर? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या रुहेलखंड में? तो सही उत्तर है राजस्थान में। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद वर्तमान राजस्थान के जयपुर, अलवर और भरतपुर जिलों में स्थित था। इसकी राजधानी विराटनगर थी। अगला प्रश्न है, मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो सही उत्तर है, मगध की प्रारंभिक राजधानी राजगृह या गिरिव्रज थी। इसको बाद में इसकी राजधानी पाटलिपुत्र किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? ऑप्शन है आपके वृत्ताकार, अर्धचंद्राकार, त्रिभुजाकार और आयताकार। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, अर्धचंद्राकार। दोस्तों, प्राचीन श्रावस्ती की पहचान अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1861 में उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के निकट सहेत महेत नामक स्थान से की थी। उत्खनन के आधार पर ज्ञात हुआ कि प्राचीन श्रावस्ती का नगर विन्यास जो है वो अर्धचंद्राकार था। अगला प्रश्न है दोस्तों, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? उदयन, अशोक, बिंबिसार या फिर महापद्म नंद? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप देख लीजिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिग्राम में एक किला बनाकर की थी। अजातशत्रु के उत्तराधिकारी उदयन ने मगध साम्राज्य की राजधानी राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया था। तो दोस्तों, आप जान लीजिए, इसमें पाटलिपुत्र के संस्थापक को उदयन माना गया है, जो कि सही नहीं है। और आप जान लीजिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था और राजधानी के रूप में उदयन ने इसको अपनी राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा संबंधित है किससे? उज्जैन से, मथुरा से, माहिष्मती से या कौशाम्बी से? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? उज्जैन से, ऑप्शन ए। दोस्तों, उदयन वासवदत्ता की दंत कथा उज्जैन से संबंधित थी और इस कथा को महाकवि भास ने अपने नाटक स्वप्न वासवदत्तम में वर्णित किया है। अगला प्रश्न है, अजातशत्रु के वंश का नाम क्या था? तो सही उत्तर है, अजातशत्रु हर्यक वंश के शासक थे। तो याद रखिए, अजातशत्रु हर्यक वंश से संबंधित थे और अजातशत्रु बिंबिसार के पुत्र थे। अगला प्रश्न है, देखिए, एक प्रश्न पूछा जाता है, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था। ऑप्शन है अजातशत्रु,
चंड प्रद्योत, प्रसेनजित और उदयन। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर आपका हो जाएगा अजातशत्रु। दोस्तों अजातशत्रु इनका शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व था। अपने पिता हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार की हत्या करके राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन इसकी हत्या भी इसके पुत्र उदयन ने कर दी थी। तो याद रखिएगा, उदयन से तात्पर्य जो है वत्स राजा उदयन से है, न कि हर्यक वंश के राजा उदयन से। तो विकल्प ए आपका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, वह राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था वो था अजातशत्रु, और इसने अपने पिता बिंबिसार की हत्या करके गद्दी पर कब्जा किया था। अगला प्रश्न है कि किसने मगध साम्राज्य में वज्जीगढ़ संघ को हराकर आत्मसात किया था? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, महापद्म नंद या फिर अजातशत्रु। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, अजातशत्रु। दोस्तों वैशाली बुद्ध काल का प्रमुख गणराज्य था। यहाँ के शासक लिच्छवी थे। अजातशत्रु ने आक्रमण करके लिच्छवियों को पराजित किया और उनके भूभाग को मगध साम्राज्य में मिला लिया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक जिसके दरबार से संबंधित था? तो जीवक ये किसके दरबार से संबंधित था? उत्तर है बिंबिसार। दोस्तों आप जान लीजिए, गौतम बुद्ध के समय का प्रसिद्ध वैद्य जीवक बिंबिसार के दरबार से संबंधित था। बिंबिसार ने अपने राज्य वैद्य जीवक को अवंती नरेश चंड प्रद्योत के राज्य में चिकित्सा सेवा के लिए भेजा था। अगला प्रश्न है कि मालवा क्षेत्र पर मगध की सत्ता का विस्तार किसके शासनकाल में हुआ था? आपको बताना है। बिंबिसार के, अजातशत्रु के, उदयभद्र के या शिशुनाग के। तो सही उत्तर है शिशुनाग, ऑप्शन डी। दोस्तों पुराणों के अनुसार मगध नरेश शिशुनाग ने अवंत यानी मालवा को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया था। प्रश्न संख्या 25 है दोस्तों, मगध में नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर है मगध में नंद वंश का संस्थापक जो है ये महापद्म नंद अथवा उग्रसेन था। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, महापद्म नंद मगध में नंद वंश का संस्थापक था। अगला प्रश्न है, मगध का कौन सा सम्राट अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है? तो ये प्रश्न आसान सा है, आप सभी जानते होंगे कि महापद्म नंद को अपरो परशुराम या सर्व छत्रांतक कहा गया है। तो सही उत्तर महापद्म नंद ये ब्राह्मण शासक था, इसको अपरो परशुराम के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, राजा नंद का उल्लेख करने वाला अभिलेखी प्रमाण कौन सा है? ऑप्शन है आपके खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, रुम्मनदेई स्तंभ अभिलेख, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख या धनदेव का अयोध्या अभिलेख। तो सही उत्तर है खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख। दोस्तों नंद वंशीय शासक महापद्म नंद द्वारा कलिंग में नहर खुदवाए जाने का उल्लेख खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। अगले प्रश्न पर आते हैं, भारत में सबसे पुराना लौह युग जुड़ा हुआ है किसके साथ? चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, काले और लाल मृदभांडों के साथ, गेरू रंग के मृदभांडों के साथ या फिर उत्तरी काली पालिश वाले मृदभांडों के साथ। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर है चित्रित धूसर मृदभांडों के साथ, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अहिच्छत्र, अतरंजी खेड़ा, आलमगीरपुर, मथुरा, रोपड़, श्रावस्ती आदि स्थलों से लौह युगीन संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए हैं और इस काल के लोग एक विशिष्ट प्रकार के बर्तन का प्रयोग करते थे जिसे चित्रित धूसर मृदभांड कहा गया है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, उस राज्य का नाम बताइए जिसने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया था। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? दोस्तों सही उत्तर आपका हो जाएगा मगध। मगध राज्य ने पहली बार युद्ध में हाथियों का प्रयोग किया। मगध राज्य में पाए जाने वाले जंगलों में हाथी पर्याप्त संख्या में थे जिनका प्रयोग मगध सेना में किया गया था। अगला प्रश्न है, महाभाष्य किसके द्वारा लिखा गया है? तो आसान सा है, महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि थे और इस ग्रंथ से ये जानकारी मिलती है कि मौर्य शासकों ने आर्थिक संकट से उभरने के लिए देव प्रतिमाएं बनवाकर बिकवाई थीं। अगला प्रश्न है, भारत के प्राचीनतम सिक्के किसके थे? तांबे के, सोने के,
रांगा के या फिर चांदी के। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, भारत के प्राचीनतम प्राप्त सिक्के आहत सिक्के या पंचमार्क सिक्के थे जो चांदी के बने हुए थे। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों ये सिक्के ठप्पा देकर निशान बनाए जाते थे इस पर, इसलिए इन्हें आहत या पंचमार्क सिक्के कहा जाता था और ये सिक्के चांदी के थे। अगला प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व मगध में किसका विशाल भंडार था, आपको बताना है। तो उत्तर है लौह। देखिए ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों आप जान लीजिए कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध में लौह के विशाल भंडार थे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा कि चंड प्रद्योत किस प्राचीन गणराज्य के राजा थे। ऑप्शन है काशी, अंग, अवंत या बज्जी। तो सही उत्तर है चंड प्रद्योत जो है ये अवंत का शासक था। अवंत जो है ये राजतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी, न कि गणतंत्रात्मक। तो ऐसे चंड प्रद्योत अवंत का शासक था, लेकिन जब ये प्रश्न गणराज्य पूछा जाएगा तो ये प्रश्न सही नहीं होगा। लेकिन आप जान लीजिए कि चंड प्रद्योत अवंती का शासक था और बुद्ध काल में उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती थी। अगला प्रश्न है, अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी, कहाँ पर। ऑप्शन है अंग में, बंग में, कलिंग में या फिर मगध में। तो सही उत्तर है कलिंग में, ऑप्शन सी। दोस्तों खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से नंद राजा महापद्म नंद की कलिंग विजय सूचित होती है। इसके अनुसार नंद राजा जिन सेन की एक प्रतिमा उठा ले गया था, उसने कलिंग में एक नहर का निर्माण कराया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित नामों में से प्राचीन भारत के चिकित्सकीय त्रय की पहचान कीजिए। यानी 3 जो है प्रमुख चिकित्सकीय विद्वानों के नाम आपको बताना है। ये लोग कौन थे? तो चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट। देखिए चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट, ऑप्शन सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देख लीजिए चरक, सुश्रुत और वाग्भट्ट याद कर लीजिए, इनको चिकित्सकीय त्रय के नाम से जाना जाता है। ये तीनों ही चिकित्सक आयुर्वेद में सिद्धहस्त थे। अगला प्रश्न है, मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। तो पाटलिपुत्र की जो स्थापना हुई थी, आप जान लीजिए कि पाटलिपुत्र की स्थापना दोस्तों आप देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु ने गंगा और सोन नदी के संगम पर किया था। तो ये पाटलिपुत्र उत्तर में गंगा नदी और पश्चिम में सोन नदी से घिरा हुआ था। ये ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न सुमेलन से है, आपको सही सुमेलन करना है और दिए गए कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन करना है। उत्तर प्रदेश के प्राचीन जनपद और उनकी राजधानियों का मिलान करना है। कुरु, तो कुरु की राजधानी जो है वो इंद्रप्रस्थ थी, मिलान करिए। पांचाल की राजधानी उत्तरी पांचाल की अहिच्छत्र थी। इसके अलावा कौशल की जो है ये साकेत और वत्स की राजधानी कौशाम्बी थी। तो सही सुमेलन किस तरह से हो जाएगा? सही सुमेलन आप जान लीजिए दोस्तों 4, 3, 1 और 2। तो यहाँ पर विकल्प कौन सा? 4, 3, 1 और 2, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न भी सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन करना है, राजा और उनके राज्यों का। तो प्रद्योत, चंड प्रद्योत ये अवंती का शासक था। उदयन आप जानते हैं ये वत्स का शासक था। प्रसेनजित, तो दोस्तों प्रसेनजित ये कौशल के शासक और अजातशत्रु ये मगध के शासक थे। तो सही सुमेलन क्या हो जाएगा? सही सुमेलन आपका हो जाएगा 3, 2, 4, 1। तो 3, 2, 4 और 1 यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों? सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। ए का तीसरा, बी का दूसरा, सी का चौथा और डी का पहला। अगले प्रश्न पर आते हैं कि निम्नलिखित मगध राजवंशों को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। नंद वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश और हर्यक वंश। तो देखिए हर्यक वंश सबसे पहला वंश था, उसके बाद नंद वंश, फिर मौर्य और शुंग वंश आया था।
तो सही उत्तर 4132 हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर। सबसे पहले हर्यक वंश, फिर नंद वंश, उसके बाद मौर्य वंश, फिर शुंग वंश। तो 4132 ये मगध के राजवंशों का सही क्रम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन ग्रंथों में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों यानी खोडस महाजनपद की सूची मिलती है? अर्थशास्त्र, अंगुत्तर निकाय, दीघ निकाय और भगवती सूत्र। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सही उत्तर हो जाएगा, देखिए, अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र, यानी 2 और 4। तो विकल्प देखिए, विकल्प ए 2 और 4 यानी अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र। अंगुत्तर निकाय बौद्ध ग्रंथ है, भगवती सूत्र जैन ग्रंथ है। इनसे प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों के बारे में जानकारी मिलती है। अगला प्रश्न कथन और कारण से संबंधित है। कथन है कि विश्व के सभी भागों में ईस्वी पूर्व 6ठी शताब्दी एक महान धार्मिक उथल पुथल का काल था, और दूसरा है कि वैदिक धर्म बहुत जटिल हो चुका था। तो इसका कौन सा उत्तर सही हो जाएगा दोस्तों? ए और बी दोनों ही सही हैं। बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ईसा पूर्व 6ठी शताब्दी में उत्तर भारत की मध्य गंगा घाटी क्षेत्र में कई धार्मिक संप्रदायों का उदय हुआ था और अनेक मत और दर्शन के प्रादुर्भाव हुआ, जिससे बौद्धिक आंदोलन शुरू हुआ था। और इसी समय आप जान लीजिए कि विभिन्न प्रकार के बौद्धिक आंदोलनों के प्रमाण अन्य देशों में मिले। चीन, ईरान, यूनान में पुरातन मान्यताओं को चुनौती देने वाले कन्फ्यूशियस, जरथुष्ट्र, पाइथागोरस थे। वैदिक धर्म जिसके बारे में चर्चा की गई है, ये बहुत जटिल हो चुका था। मंत्रों की शुद्धता और यज्ञों पर बहुत जोर था, जिससे पुरोहितों का महत्व बहुत अधिक बढ़ गया था और यज्ञों में बहुत धन व्यय होने लगा था और पशु बलि को भी बढ़ावा मिला था। अगला प्रश्न है, कालपी नगर किस नदी के किनारे पर स्थित है? तो उत्तर है यमुना नदी के किनारे पर। दोस्तों, कालपी नगर उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक स्थान है और ये यमुना नदी के तट पर स्थित है। आप जान लीजिए, प्राचीन काल में ये काल प्रियानाथ के नाम से विख्यात था। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। महाजनपद और उनकी राजधानी। तो देखिए, मत्स्य महाजनपद जो राजस्थान में विस्तृत था, इसकी राजधानी विराटनगर थी। कुरु महाजनपद की राजधानी इंद्रप्रस्थ। सूरसेन की राजधानी अभी अभी आपने पढ़ा है मथुरा, और अश्मक की राजधानी पोतन थी। तो 3 4 1 2 मिलान करिए। 3 4 1 2 ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक स्थिति से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। अब आइए यूनानी आक्रमण से संबंधित कुछ अन्य प्रश्नों को देख लेते हैं। सिकंदर के हमले के समय उत्तर भारत पर निम्नलिखित राजवंशों में किस एक का शासन था? आपको बताना है। आपको बताना है कि सिकंदर के आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? नंद, मौर्य, शुंग और कण्व। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर नंद वंश। दोस्तों, नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद था, जो सिकंदर का समकालीन था और उसे यूनानी लेखकों ने अग्रमीज कहा है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान का समकालीन था? तो सही उत्तर कौन हो जाएगा? नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद। ऑप्शन बी आपका सही है कि मगध का जो है नंद वंश का अंतिम शासक घनानंद, ये सिकंदर का समकालीन था। अगला प्रश्न है, उस वीर भारतीय राजा का नाम बताइए जिसे सिकंदर ने झेलम के तट पर पराजित किया था। ऑप्शन है आम्भी, पुरु या पोरश, चंद्रगुप्त मौर्य और महापद्म नंद। तो सही उत्तर है पुरु को। दोस्तों, आप जान लीजिए, सिकंदर ने झेलम नदी के तट पर पोरस या पुरु को पराजित किया, लेकिन उसकी वीरता से प्रभावित होकर सिकंदर ने उसे अपना मित्र बना लिया और उसे उसका राज्य और कुछ नए इलाके शासन करने के लिए प्रदान किए थे। अगला प्रश्न है, अलेक्जेंडर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो सही उत्तर है 326 ईसा पूर्व में। तो ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, सिकंदर अथवा अलेक्जेंडर ने लगभग 326 ईसा पूर्व में भारत पर आक्रमण करके हाइडेस्पीज या वितस्ता या झेलम के युद्ध में पोरस को हराया था।
अगला प्रश्न है, सिकंदर की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ऑप्शन है पटाला, तक्षशिला, बेबीलोन, गेड्रोशिया या इनमें से कोई नहीं। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। और उसकी मृत्यु लगभग 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में हुई थी। सिकंदर मेसिडोनिया के क्षत्रप फिलिप द्वितीय का पुत्र था। अगला प्रश्न है, कौन सी नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी? ऑप्शन है सतलज, सिंधु, ब्यास या चिनाब। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ब्यास। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, ब्यास नदी के तट पर सिकंदर की सेना ने आगे बढ़ने से इनकार कर दिया था। यहीं से वो वापस लौट गया। अतः ब्यास नदी सिकंदर महान के भारत आक्रमण की सन्निकट पूर्वी सीमा थी। अगला प्रश्न है, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? आपको बताना है। ऑप्शन है आर्किमिडीज, हेरोडोटस, यूक्लिड या हिप्पोक्रेटस। तो सही उत्तर है इतिहास का जनक हेरोडोटस को कहा जाता है। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में उसने हिस्टोरिका नामक पुस्तक की रचना की थी। अगले प्रश्न पर आते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये है कथन और कारण से संबंधित। कथन है कि लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद सिकंदर महान ने 325 ईसा पूर्व में भारत छोड़ दिया था। तो कब छोड़ा था आप जान लीजिए कि ये आपका सही है। लगभग 2 वर्ष के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर ने भारत छोड़ दिया। कारण है कि वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित हुआ था। ये आपका सही नहीं है। ए सही लेकिन आर गलत है। दोस्तों, आप जान लीजिए, हखामनी साम्राज्य को ध्वस्त करने के बाद 326 ईसा पूर्व के बसंत के अंत में एक विशाल सेना के साथ सिकंदर भारतीय विजय के लिए चला। लगभग 2 वर्षों के अभियान के बाद 325 ईसा पूर्व में सिकंदर जो है उसने पाटल से वापस यूनान को प्रस्थान किया, लेकिन वह चंद्रगुप्त मौर्य से पराजित नहीं हुआ था। तो ए सही है, आर गलत है। अगला प्रश्न है, युद्ध भूमि में बड़ी संख्या में सैनिकों के मारे जाने अथवा आहत हो जाने के बाद किस भारतीय गण अथवा राज्य की स्त्रियों ने सिकंदर के विरुद्ध शस्त्र धारण किया था? ऑप्शन है अभिसार, ग्लौसाई, कठ या मस्सग। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा मस्सग, ऑप्शन डी। दोस्तों, आप जान लीजिए, सिकंदर के आक्रमण के समय अस्मक या एक सीमांत गणराज्य था, उसकी राजधानी मस्सग थी। यूनानी लेखकों के अनुसार सिकंदर के विरुद्ध हुए युद्ध में बड़ी संख्या में पुरुष सैनिकों के मारे जाने के बाद यहाँ की स्त्रियों ने शस्त्र धारण किया था। अगला प्रश्न और आज के प्रैक्टिस सेट का आखिरी प्रश्न है कि भारत में सिकंदर की सफलता किन कारणों से थी? देखिए, ऑप्शन आप देख सकते हैं कि उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी, बिल्कुल सही। उसकी फौज बेहतर थी, सही। उसे देशद्रोही शासकों से सहायता मिली, बिल्कुल सही। वह एक अच्छा प्रशासक था, ये आपका सही नहीं है। तो 1, 2 और 3 आपके सही हैं। तो याद कर लीजिए दोस्तों, सिकंदर की भारत में सफलता के जो कारण थे उसमें जो है उस समय भारत में कोई केंद्रीय सत्ता नहीं थी। उसकी सेना निसंदेह श्रेष्ठ थी। आम्भी जैसे तमाम देशद्रोही भारतीय शासकों ने उसे सहयोग दिया, फिर भी भारत की विजय में उसके अच्छे प्रशासक होने का कोई योगदान नहीं था। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण प्रश्नों के अभ्यास सेट में 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा और यूनानी आक्रमण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास, जो आपके आगामी विभिन्न परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।